दोस्तों, एक लड़के के परिवार का दहेज के केस में फंसना बहुत ही बुरी बात होती है। वो भी जब जब उसने दहेज नहीं लिया हो या फिर जितना लिया हो उससे बड़े केस में फंस जाए। और ये इतना ही दुख की बात लड़की के परिवार के लिए भी है जब किसी गरीब परिवार को ये दहेज के नाम पे सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। मजबूरन उसे फिर दहेज का केस लगाना पड़ता है। जो व्यक्ति कभी थाने नहीं गया, वो पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है और दोनों परिवार काटते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे, ये दहेज का केस होता क्या है, कौन कौन से कारण से दहेज का केस लगता है। हमने सिर्फ शब्द सुना था कि दहेज का केस लग गया, और दहेज का नाम सुनते ही हमारे पास एक ही शब्द आता है माइंड में कि दहेज का केस केवल उसी को कहते होंगे जो हम लड़की वाले के पक्ष में, यानी जो लड़की वाला पक्ष होता है, उससे हम गाड़ी, बाइक, कार, सोना, नकदी जो मांगते हैं, उसी को दहेज का केस कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दहेज का केस से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा भी हजारों ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसमें दहेज का केस लगता है। लेकिन आज के जमाने में दहेज का केस असली कम, फर्जी ज्यादा लग रहे हैं। तो आपके पास, अगर आपके अड़ोस में, पड़ोस में किसी भी रिश्तेदार के पास फर्जी दहेज का केस लग गया है, तो आप उससे कैसे बचेंगे? आप सतर्क रहने की जरूरत है आपको। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि केस लगता कैसे है, फर्जी केस से कैसे बच सकते हैं। इन दोनों बातों पर जिक्र करेंगे और आखिरकार ये होता क्या है। और इसमें जो धारा लगती है, धारा 498A, वो धारा क्या होती है, इन तीनों चीजों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आपके जीवन में कभी भी ये काम आ सकती है। वीडियो को सेव करके भी रखिए, वीडियो को शेयर करके भी रखिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दहेज के रूप में जो धारा 498A जो लगती है वो क्या है। धारा 498 इसीलिए बनाई गई है कि दहेज के केस में कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित है, या तो झूठे केस में या सच्चे केस में, उसमें वो अपना बचाव पक्ष कैसे रख सकता है कोर्ट के थ्रू, ये धारा 498A में बताया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो दहेज का केस है वो लगता कैसे है, वो कारण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से लगता है। चलिए स्क्रीन पर आप साइड में देखते भी रहिए, और मैं जो बता रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनते भी रहिए। पहला जो मेन कारण है वो ये है कि लड़की अगर उस कगार पर पहुंच जाए कि वो खुदकुशी करेगी, अगर लड़का वाले पक्ष ने उसको इतना सताया है, इतना सताया है कि वो खुदकुशी करने को राजी हो जाए, और खुदकुशी कर लेती है शादी के 6 साल से पहले ही, शादी के 6 साल से पहले ही खुदकुशी कर लेती है, और इतना सताया गया, उसको इतना दबाया गया, या उतना उसे कोसा गया, या कुछ भी ऐसी बातें बोली गई हैं जिससे वो उस कगार पर पहुंच जाती है कि वो खुदकुशी करने को लायक है या कर चुकी है, तो उस केस में दहेज का केस बनता है। ध्यान रहे। इसके अलावा नंबर 2 पर है, या उसे कोई चोट पहुंचाता है। मान लो लड़का वाला पक्ष उसे पीटता है, मारता है, उसे गंभीर चोट देता है, तो ये भी जो चीज है वो दहेज के केस के अंदर ही आती है। अभी तक मैंने पैसा मांगने की कोई बात नहीं की है। दो बातें बताई हैं। पहला, अगर वो लड़की दहेज के केस में तब पहुंचेगी जब वो सुसाइड करने पर राजी हो जाए या सुसाइड करती है। दूसरी चीज, या उसको चोटिल किया जाए, गंभीर रूप से चोटिल। तीसरी बात, उसके किसी अंग को खतरा हो, मतलब आप उसके किसी हाथ को तोड़ देते हो या किसी पैर को तोड़ देते हो, या किसी भी चीज को खतरा है, किसी अंग को खतरा है, ये भी दहेज के केस के अंतर्गत आता है। उसको कोई मानसिक पीड़ित कर रहा है, मानसिक रूप से उसे पीड़ित किया जा रहा है, तो मानसिक उत्पीड़न भी बोलते हैं। इस केस में भी दहेज का केस बनता है। 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। इसके बाद जो आप सोच रहे हैं वो वाली बात, इसके बाद उससे कोई जायदाद, जमीन, कीमती चीज की डिमांड की जाती है। उसके या उसके परिवार से कोई भी कीमती चीज, जायदाद या फिर जमीन की डिमांड की जा रही है। आपने अक्सर देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में, और शहर भी कम नहीं है, और पढ़े लिखे भी कम नहीं है, और अनपढ़ भी कम नहीं है। दहेज सब जगह चलता है, डायरी सिस्टम सब जगह लागू है। लेकिन लेना हो
तो सबको अच्छा लगता है देना हो, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कहीं भी अगर ऐसी बात बोली जा रही है कि आपको हमें 10 लाख दे दो तब शादी करेंगे, या फिर शादी हो गई उसके बाद भी दहेज लागू होता है कि आपने हमें बाइक नहीं दी, वो वाली बाइक नहीं दी, वो वाली कार नहीं दी, इतना कैश उसने छोटी वाली बड़ी वाली लड़की को दिया था, हमें नहीं दिया, हम अच्छे नहीं रहे। तो तमाम ये बातें होती हैं, ये भी दहेज के अंदर ही आती हैं। इसमें भी आपको दहेज केस लगेगा। इसके अलावा लड़की तो है ही है, अगर लड़की के माता पिता, भाई बहन, भाभी को प्रताड़ित किया जाता है किसी भी सिस्टम से, उनसे भी कोई डिमांड की जाती है, तो भी दहेज का केस बनता है। तो ये 7 पॉइंट ये थे जिनसे दहेज का केस बनता है। अब आपको याद रहेगा कि दहेज का केस बनता कैसे है। तो अगर दहेज का केस किसी पर लग गया तो उसमें सजा कितनी होती है, ये भी आपका जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताता चलूं, दहेज के केस में अगर दहेज का केस लग जाता है तो आपको मिनिमम 3 साल अंदर जाना पड़ सकता है। कितना? 3 साल आपको अंदर जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर महिला की मौत शादी के 7 साल पहले हो जाती है तो इस मौत को संदिग्ध मौत मानकर पुलिस मामला आईपीसी की धारा 498 ए, धारा 302, धारा 304 बी के तहत मामला दर्ज करेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। इसके अलावा दहेज के केस के नियम क्या हैं वो देख लेते हैं हम। दहेज के केस में नियम क्या होते हैं, मतलब अगर दहेज का केस कोई लगा रहा है तो क्या उसे डायरेक्ट उठा लेंगे या क्या करेंगे उसके साथ। तो दहेज के केस के नियम के अनुसार क्या है, धारा 498 ए के मामले में सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। कोई भी व्यक्ति सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। मामले में पहले पत्नी एवं पति के बीच सुलह कराने की कोशिश की जाएगी। यानी कोर्ट भी ये चाहता है कि ये पति पत्नी हैं, इनसे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर बच्चे हैं तो पहले मामले को सुलह कराने में ही सही है, पहले उसकी सुलह कराई जाए, ना कि डायरेक्ट तोड़ फैसला करा दें। ये भी गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। पत्नी यदि महिला थाने में केस दर्ज करती है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी पत्नी ने महिला थाने में केस दर्ज कर दिया है तो आपको, यानी पति को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वहां आपको काउंसलर मिलेगा और दोनों की काउंसलिंग करेगा एवं आपसी मतभेद दूर करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आप सारी बातें सच सच बता सकते हैं कि क्या है एक्चुअल में, क्या नहीं है, ये सारी बातें आप बता सकते हैं। यदि काउंसलिंग से बात नहीं बनती तो जिन धाराओं में पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है उसमें जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत पुलिस आपको नोटिस भेज सकती है और भेजेगी। आप थाने जाकर सारी बातें वहां भी सच सच बता सकते हैं। यदि केस झूठा दर्ज कराया गया है, पत्नी की मंशा सिर्फ आपको फंसाने की है, तो क्या करेंगे? उस केस में आप पुलिस बगैर सबूत के एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। यदि पत्नी दहेज उत्पीड़न में फंसाने की धमकी देकर घर छोड़कर चली गई है अथवा मायके से दहेज उत्पीड़न में घर से निकालने या फंसाने की धमकी दे रही है, इसके तहत बुलाने पर कोर्ट में याचिका दर्ज की जा सकती है और सबूत मिलेंगे तभी ऐसा कुछ होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए कोर्ट मांगता है सबूत। आपको रिकॉर्डिंग जरूर रखनी है। अगर आपकी पत्नी ने ऐसी कुछ धमकी दी है तो आपको रिकॉर्डिंग का सबूत रखना है कि इन्होंने मुझे फंसाने, मुझे डराने धमकाने में ये चीज भूमिका निभाई है और इसका सबूत ये है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा जो हमारा मेन पॉइंट था, जो लास्ट पॉइंट था हमारा, कि अगर कोई व्यक्ति झूठे केस में फंसाया गया है, उसका कुछ हुआ ही नहीं है, तो उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, बचाव करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले अगर आपके और आपके परिवार के नाम पे एफआईआर करा दी, अब एफआईआर तो हो गई, आपको क्या करना है? अग्रिम जमानत लेनी है। क्या करनी है? परिवार या परिवार के सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका दर्ज दाखिल करनी है।
जब मामला कोर्ट में चला जाए तो सीआरपीसी के सेक्शन 8 सॉरी जब मामला कोर्ट में चला जाए तो सीआरपीसी के सेक्शन 882 के अंतर्गत एफआईआर निरस्त कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो हाई कोर्ट जाकर, एक धारा है जिसमें 482 के अंतर्गत आप उस एफआईआर को कैंसिल भी करा सकते हैं, या फिर वहां से आप अरेस्ट स्टे ऑर्डर भी ला सकते हैं। गिरफ्तारी पर रोक का एक ऑर्डर होता है, वो भी ला सकते हैं, जिससे आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, अगर कोई झूठा केस आप पर लग जाए तो सबसे पहले 2 काम करने हैं। एक तो अग्रिम जमानत लेनी है, इसके अलावा आपको गिरफ्तारी की स्टे लेके आनी है हाई कोर्ट से। ये 2 काम आपको करने हैं। इसके अलावा जांच अधिकारी को भी कोर्ट निष्पक्ष जांच के आदेश देता है। पत्नी द्वारा झूठे आरोप लगाए जाने पर शिकायत के संबंध में नजदीकी थाने में सूचना दें। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नजदीकी थाने में सूचना दें। बेहतर यही होगा कि वकील के माध्यम से सूचना दें। आप अकेले न जाएं, किसी भी वकील को लेकर तब जाएं। वकील के माध्यम से सूचना देनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, लिखित रूप में करनी चाहिए, अथवा स्वयं एसपी या फिर किसी उच्च अधिकारी के पास जाकर लिखित में शिकायत पत्र दें। इसकी एक रिसीविंग कॉपी भी ले लें कि आपने शिकायत दी है। आप शिकायत तो कर देते हो, कॉपी नहीं लेते रिसीविंग, यही खतरा है। आपने जहां जहां शिकायत की है उसकी रिसीविंग कॉपी भी लेनी है। सर हमने तो पहले ही बताया था, ये आपको आगे कोर्ट में केस लड़ने के काम आएगी। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कई बार ऐसे केस में पुलिस एफआईआर के नाम पर डराती है। डरे नहीं, वकील से बात करें। पुलिस सबूत मिलने पर ही आप पे केस कर सकती है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पत्नी के खिलाफ काउंटर केस भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में आज ये सीख पाए कि क्या होता है दहेज का केस, कैसे लगता है, कितनी सजा होती है, और झूठे केस से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा कहीं हो रहा है तो आप उससे जरूर बचिए और औरों को भी बचाइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपका सतवीर आपसे मिलता रहूंगा तमाम वीडियोज में, और आपसे बात करते रहेंगे संविधान की। और इस महीने हमारी पूरी वीडियो की सीरीज आने वाली है पूरी संविधान पर, तो हम आपको नई चीजें सिखाएंगे, और सेव करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।